नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2022 के बारे में। तो ग्रुप डी जिसका एग्ज़ाम 17 अगस्त 2022 से कंटिन्यू हो रहा है, इसके रिगार्डिंग अभी एक नया कोरिजेंडम है, संशोधन पारित हुआ है जो कि नॉर्मलाइजेशन के रिगार्डिंग था। तो इस वीडियो में देखने वाले हैं नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट, जो नया वाला परसेंटाइल मेथड है, क्या ये इफेक्ट जो कैंडिडेट हैं तुक्के लगाते हैं, सवाल गलत करते हैं, उन पर क्या असर पड़ने वाला है, तुक्के लगाने पर आपको नुकसान होगा या फिर नहीं होगा, और कितने सवाल तक आपको अटेम्प्ट करना ही है सेफ स्कोर के दृष्टि से। तो ये सारा आप इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहना। आपको वीडियो स्किप मत करना। आज आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर आपके लिए बहुत बेहतरीन डील है। जो टेक्स्ट बुक की आज तक का सबसे पास आपको मिल रहा है वो सपनों की आज़ादी सेल है। ये डील 14 और 15 अगस्त के लिए है। जो टेक्स्ट बुक पास 500 रुपये के था, अब इस डील के तहत ये 299 हो गया, और टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करेंगे तो ये डील आप 269 रुपये में ग्रैब कर सकते हो। ईयरली टेक्स्ट बुक पास है, सबसे सस्ता है। आज ही यहाँ पर आपको ग्रैब करना, जो पहले करेगा वो सेंट्रो कार विन कर सकता है। बाकी लगातार लकी विनर यहाँ पर मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन है, वो विन करेगा। तो अभी आप ग्रैब कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। फिलहाल वीडियो देखिए। ये केवल 2 दिन के लिए पास है। इसमें रेलवे ही नहीं, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस 500 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट ईयरली पास के अंतर्गत आप लगा सकते हो, जो सेम एग्जाम पैटर्न और डैशबोर्ड पर आधारित रहते हैं। और ये डील काफ़ी लंबे समय बाद आई है। आने वाले समय में आपको इस प्रकार की डील नहीं देखने को मिलेगी, तो इसको ज़रूर ग्रैब करना। कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो, वहाँ पर मॉक टेस्ट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। टाइम मैनेजमेंट की दृष्टि से टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करके मैक्स डिस्काउंट ले लीजिएगा। पास को बाई कैसे करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी गई है डेमो वीडियो की, वो चेकआउट कर सकते हो। तो ये तो आपको पता होगा किस प्रकार आपका सीबीटी एग्जाम होने वाला है, क्या उसका पैटर्न है। 90 मिनट का समय है और 100 क्वेश्चंस आपके सामने है। प्रैक्टिस की है तो ज़रूर आप ये अटेम्प्ट कर लेंगे। इसमें भी 25 साइंस है, 25 मैथ के सवाल हैं, 20 जीके के हैं, 30 आपके रीजनिंग के हैं। याद रखिएगा, तुक्के की बात कर रहा तो एक तिहाई नेगेटिव मार्किंग भी है, तो तुक्के अपने हिसाब से लगाना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा है। तो बात करते हैं इस जो कोरिजेंडम की, जो संशोधन नोटिस पारित किया गया है। पहले रेलवे नॉर्मलाइजेशन का तरीका अलग था, मेथड अलग था, काफ़ी कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला था। अभी नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर परसेंटाइल मेथड पर होने वाला है। तो जो कैंडिडेट तुक्के लगाते हैं, आपको तुक्के लगाने चाहिए या फिर नहीं लगाने चाहिए। अब देखिए, बात जब तुक्के की आती है तो तुक्के में एक नुकसान तो ये है कि एक तिहाई नेगेटिव मार्किंग है, मतलब 3 सवाल आप गलत करते हो उस केस में एक सवाल का मार्क्स आपकी माइनस हो जाएगा, यानी एक नंबर आपकी माइनस हो जाएगा यदि आप 3 सवाल गलत कर पाते हो। तो तुक्के लगाएंगे तो सवाल तो गलत होने ही हैं। तो पहली बात तो तुक्के लगाने पर एक नेगेटिव मार्किंग का इफेक्ट पड़ता है। दूसरी बात कैंडिडेट के दिमाग में चलता है, नेगेटिव मार्किंग में तो इफेक्ट पड़ेगा तो वो रो स्कोर पर इफेक्ट करेगा। अब रो स्कोर के बाद आपको पता है अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट होता है, उसके बाद नॉर्मलाइज्ड स्कोर जारी किया जाता है। अब कहीं रो स्कोर ऑलरेडी नेगेटिव मार्किंग होने के बाद आया है एक तिहाई नेगेटिव मार्किंग। अब ऐसा ना हो कि आपने जो सवाल गलत किए हैं, काफ़ी सवाल जो आपके 100 सवाल आप अटेम्प्ट करते हो सकता है 70 सही हो, 30 गलत किए हो, तो गलत सवाल का फिर नॉर्मलाइज्ड स्कोर पर तो कोई इफेक्ट ना पड़े। नॉर्मलाइजेशन में ऐसा फॉर्मूला ना अप्लाई हो जाए कि गलत स्कोर को भी ये और आपका रो स्कोर माइनस कर दे, तो डबल इफेक्ट ना पड़ जाए। तो ये बात कर रहा है अपन परसेंटाइल स्कोर की। तो सबसे पहले थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं ब्रीफली, परसेंटाइल स्कोर के बारे में। क्या परसेंटाइल मेथड है जो रेलवे अब अप्लाई कर रहा है नॉर्मलाइजेशन में। अब थोड़ा मैं ये सभी इंग्लिश में लिखा हुआ है, इजी वे में बताऊं तो परसेंटाइल और परसेंटेज दोनों अलग अलग हैं। जैसे कि रेलवे ने भी बताया है कि परसेंटाइल अलग है और परसेंटेज अलग है। अलग कैसे, जैसे मैं बताऊं आपको, किसी कैंडिडेट के 75% मार्क्स आए, क्या परसेंटेज की बात कर रहा हूं। इसका मतलब जो 100 मार्क्स का मान लेते पेपर है, टोटल पूर्णांक 100% है, तो 25% मार्क्स उसके कट हुए हैं, 75% आए। अब मैं यूं कहूं, किसी कैंडिडेट को 75% मिला, क्या मिला 75%। अब परसेंटाइल अलग क्यों है, 75% मिलने का मतलब है कि उस कैंडिडेट से ऊपर है वो 25% कैंडिडेट है। टोटल यदि 100 अभ्यर्थी ने, परसेंटाइल का मतलब कहीं ना कहीं रैंक की बात हो रही है, तो 75% किसी कैंडिडेट को मिला है तो उससे ऊपर 25% कैंडिडेट, तो टोटल 100 कैंडिडेट ने भाग लिया है, किसी कैंडिडेट को 75% मिला है, तो उसके ऊपर अब कितने हैं 25%, यानी 100 का 25 कैंडिडेट उससे ऊपर है। तो परसेंटाइल का मतलब यही होगा। आपको मान लेते हैं 90% मिला है, क्या मिला 90% मिला है। इसका मतलब आप
कहाँ पर हो, तो आप हो, आपसे नीचे है 90% कैंडिडेट और आपके ऊपर है वो 10% कैंडिडेट। 10% कैंडिडेट ही आपके ऊपर है। अब 10% कैंडिडेट डिपेंड करता है कितने कैंडिडेट ने भाग लिया है एग्जाम में। 1000 कैंडिडेट ने भाग लिया है तो वहाँ पर आपका 1000 का 10% ऊपर है, 90 परसेंटाइल मिले हैं तो 100 कैंडिडेट आपसे ऊपर होंगे और 900 कैंडिडेट हैं वो आपसे कम स्कोर वाले रहेंगे। तो परसेंटाइल अभी आपको भली भांति समझ में आ गया है। काफ़ी एग्ज़ाम्स में अलग अलग बोर्ड का जब एग्ज़ाम्स होता है, आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो तो आपकी जो कट ऑफ आती है वहाँ पर परसेंटाइल दिया रहता है। क्या है, अलग अलग डिफ़िकल्टी लेवल होगा पेपर का, 12th का जो आपने एग्ज़ाम दिया है बोर्ड का। फिर वो प्रत्येक बोर्ड की रैंक डिसाइड करते हैं किसी पर्टिकुलर बोर्ड में उस कैंडिडेट की क्या रैंक आई है। मान लेते हैं एक बोर्ड है आपकी राजस्थान बोर्ड है, एक आपकी यूपी बोर्ड है। अब किसी कैंडिडेट की राजस्थान बोर्ड में 100वीं रैंक आई है, 101वीं रैंक आई है और यूपी बोर्ड में भी किसी कैंडिडेट की 101वीं रैंक आई है। तो 101वीं रैंक मान लो राजस्थान वाले कैंडिडेट का परसेंटेज बना 90 और यूपी वाले का बना है 92 बना है। तो चाहे 92 ज़्यादा क्यों न बन गए लेकिन परसेंटाइल दोनों का बराबर रहेगा क्योंकि रैंक बराबर है, इसलिए रैंक देखी जाती। हो सकता है यूपी का पेपर थोड़ा इजी आ गया हो तो वहाँ पर कोई कैंडिडेट सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहा है, उस केस में उन दोनों की ये परसेंटाइल मेथड बराबर रहेगा, कितने ही ज़्यादा परसेंटेज हो जाएगा। तो परसेंटाइल एक तरीके से रैंक पर आधारित रहता है। रेलवे में भी अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है, एक से ज़्यादा शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है तो वहाँ पर कोई शिफ्ट हार्ड आएगी कोई इजी आएगी, तो डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये मेथड है सबसे कारगर साबित होने वाला है। और इस मेथड में एक और बात करूँ, पिछला जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था उसमें परसेंटाइल मेथड नहीं था तो काफ़ी कैंडिडेट के मार्क्स हैं वो 20 मार्क्स तक बढ़ गए थे, 25 मार्क्स तक बढ़ रहे थे, आ रहे थे 60 मार्क्स हो गए 85 मार्क्स और वो ईजिली कवर कर गए थे। तो ऐसा फ़ायदा काफ़ी कैंडिडेट को मिला है। अब आप कहेंगे वहाँ पर पेपर टफ आया होगा, लेकिन ऐसे कैंडिडेट भी रहे होंगे जो ज़्यादा तैयारी नहीं की है और कुछ तुक्के भी लगे हैं, उनके नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ गए उस डिफ़िकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग। जो तैयारी नहीं करता है उसके लिए हर पेपर टफ भी होता है, जो तैयारी करता है और वाकई में कोई पेपर टफ आ ही गया है तो जो तैयारी करता है उनके लिए टफ है और जो नहीं करता था उनके लिए तो टफ था ही था। तो जो नहीं करता था उनको ज़्यादा फायदा यहाँ पर देखने को मिला क्योंकि वहाँ पर रैंक नहीं थी, डायरेक्ट सभी कैंडिडेट के नंबर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गए थे। तो अब इस गलतफहमी में नहीं रहना कि अब की बार जो नॉर्मलाइजेशन होगा कहीं हमको फ़ायदा ना हो जाए, पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड आ जाए, कितना ही हार्ड क्यों ना आ जाए, कितना ही इजी क्यों ना आ जाए, आपको फ़ायदा नहीं होगा, आपकी रैंक डिसाइड करेगी। अब इसको थोड़ा और आगे जानते हैं परसेंटाइल में किस प्रकार रैंक डिसाइड करती है। अब देखिए ऊपर वाली जो लाइन के बारे में बात हो रही थी मैंने आपको ये समझा दिया है, जो फॉर्मूला ये बता रहा है कि परसेंटाइल स्कोर किस प्रकार कैलकुलेट करेंगे, रेलवे का ये जो संशोधन है। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप देखेंगे परसेंटाइल स्कोर कोई भी कैंडिडेट का परसेंटाइल स्कोर है एक कैंडिडेट का निकाला जाएगा, इस प्रकार सभी का इंडिविजुअल परसेंटाइल स्कोर निकाला जाएगा। तो कोई कैंडिडेट का परसेंटाइल स्कोर कैसे निकालेंगे, इसके लिए आपको नंबर ऑफ कैंडिडेट्स या सबसे नीचे वाला कि टोटल कितने कैंडिडेट उस शिफ्ट में अपीयर हुए, कितने कैंडिडेट ने उस शिफ्ट में एग्जाम दिए हैं। एग्जाम्पल के रूप में 100 मान लेता हूँ, हालांकि 100 नहीं काफ़ी हज़ारों लाखों कैंडिडेट एक सेट में एग्जाम देंगे तो 100 कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उनमें से नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं, किसी में एक कैंडिडेट का परसेंटाइल स्कोर निकाल रहा हूं तो नंबर ऑफ कैंडिडेट एपियर्ड इन द शिफ्ट विद रो स्कोर इक्वल टू और लेस देन द कैंडिडेट है। सबसे पहले तो रो स्कोर आपका आता है उस शिफ्ट का, यानी जो आपने सवाल अटेम्प्ट किए हैं उनमें से कितने सही हो रहे हैं, नेगेटिव होने के बाद वो आपका रो स्कोर है। तो किसी कैंडिडेट का जो रो स्कोर देखेंगे तो इक्वल टू और लेस देन द कैंडिडेट, ऐसे कितने कैंडिडेट हैं जो उस कैंडिडेट से कम स्कोर है या फिर बराबर वाले हैं। तो मैं मान लेता हूं कोई कैंडिडेट ऐसा है जिससे कम रो स्कोर आ रहा है, वो 60 कैंडिडेट के आ रहा है तो यहाँ पर मैं 60 लिख दूंगा। यहाँ पर नंबर ऑफ कैंडिडेट की बात हो रही, कहीं मार्क्स नहीं लिख रहा हूँ, ये नंबर ऑफ कैंडिडेट है, कैंडिडेट कितने हैं जो उस कैंडिडेट से कम स्कोर लेके आ रहे हैं या फिर उस कैंडिडेट के बराबर स्कोर लेके आ रहे हैं, इक्वल टू और लेस देन। जो पर्टिकुलर कैंडिडेट जिनका परसेंटाइल स्कोर निकाल रहे हैं उससे कम मार्क्स कितने कैंडिडेट के आ रहे हैं वो ऊपर लिखना है, या फिर उसके बराबर मार्क्स कितने कैंडिडेट के आ रहे हैं। तो मैं मान लेता हूँ 60 ऐसे कैंडिडेट 100 में से जिनके मार्क्स हैं उस कैंडिडेट से कम या इक्वल आ रहे हैं और उसको मल्टीप्लाई आप 100 करेंगे क्योंकि 100 दे रखा है। तो इस कैंडिडेट के कितने परसेंटाइल बने, 60 परसेंटाइल बन गए हैं। नंबर ऑफ कैंडिडेट के अकॉर्डिंग परसेंटाइल हैं, ठीक। मार्क्स भले ही उसके कितने ही आ रहे हो, मान लेते हो 50 मार्क्स आ रहे हो, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ कैंडिडेट के अकॉर्डिंग ये रैंक इनकी एक तरीके से तय हुई कि इनके नीचे कितने कैंडिडेट। तो आपने कहा 60 कैंडिडेट हैं तो इनकी कहीं ना कहीं रैंक यहाँ पर 60 भी निकल के आ रही है, 60 तो नीचे, तो वो 100 में से 40 के आसपास रैंक आ जाएगी। तो रैंक यहाँ पर डिसाइड करती है परसेंटाइल स्कोर में। अब और मैं जैसे दो शिफ्ट में थोड़ा
टेबल के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ एज ए एग्जाम्पल। अब 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है। एक शिफ्ट थी तो काफ़ी इजी आ गई थी, एक शिफ्ट इजी शिफ्ट थी। अब आप कहेंगे इजी शिफ्ट है, उस कैंडिडेट को क्या होगा, ज़्यादा सवाल अटेम्प्ट कर लेंगे और ज़्यादा सवाल करेक्ट करेंगे। एक शिफ्ट थी वो टफ शिफ्ट आ गई। अब टफ शिफ्ट आप कहेंगे नॉर्मलाइजेशन में स्कोर ज़्यादा बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। दोनों ही केस में कितनी क्यों ना इजी शिफ्ट आ जाएगी, इजी शिफ्ट में होगा क्या, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ज़्यादा आएंगे। तो ये कैंडिडेट 10 कैंडिडेट का मैं डाटा ले लेता हूँ। तो आप देखेंगे शिफ्ट 1 जो इजी थी तो नंबर ज़्यादा आई, एक कैंडिडेट के 90, 88, 85, इस प्रकार आपको क्रम वाइज 10 कैंडिडेट का डाटा। जो हार्ड शिफ्ट थी नंबर कम आएंगे, सवाल कम करेक्ट होंगे, तो ये 10। अब इनकी रैंक तय हो गई है। तो फर्स्ट रैंक वाला कैंडिडेट जो 90 मार्क्स आ रहे हैं, इधर सेकंड शिफ्ट में फर्स्ट रैंक वाला कैंडिडेट जिनके 70 मार्क्स आ रहे हैं, दोनों ही कैंडिडेट आप कहेंगे फर्स्ट रैंक वाला है तो इसको देनी चाहिए पहले स्थान। तो रेलवे अपनी पूरी जो मर्ज करेगा लिस्ट, जो उसमें कोरिजेंडम बताया गया था, इन दोनों कैंडिडेट को समान रैंक दी जाएगी। फर्स्ट रैंक इनकी भी है, इनकी भी। तो परसेंटाइल यहाँ पर देखेंगे, अब दोनों को परसेंटाइल समान दे दिया। फर्स्ट रैंक है तो पूरे 100 परसेंटाइल आ जाएंगे। अब बताया था उस फॉर्मूले में परसेंटाइल कैसे तय होते हैं। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट, कितने कैंडिडेट ने एग्जाम दिया, आप कहेंगे यहाँ पर तो टोटल 10 कैंडिडेट है तो 10 दे दिया। अब 10 कैंडिडेट में से ऐसे कितने कैंडिडेट है, इस वाले कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, जिनके मार्क्स इस कैंडिडेट से कम या इसके इक्वल है। तो आप कहेंगे ऐसे कितने कैंडिडेट, 9 कैंडिडेट है जिनके मार्क्स इनसे कम है और इनके इक्वल इनका एक का ही है, तो 10 कैंडिडेट टोटल हो जाएंगे। अब गुणा करेंगे आप 100 से। अब 100 से गुणा किया तो कितने परसेंटाइल आ गया, 100 परसेंटाइल। 100 परसेंटाइल का मतलब है इनसे ऊपर कितने कैंडिडेट है, 0% कैंडिडेट कोई है ही नहीं। इस प्रकार आपने इसका भी निकाल दिया। 70 मार्क्स कोई मतलब ही नहीं है। नंबर ऑफ कैंडिडेट टोटल 10 है और इनसे कम नंबर आने वाले और इनके इक्वल, तो टोटल 10 हो जाएंगे। गुणा 10 करेंगे तो इनके भी 100% है। दोनों कैंडिडेट समान रैंक पर आ गए। पेपर कितना ही क्यों ना टफ आया, कितना ही क्यों ना ईजी आया, फायदा रैंक के आधार पर होगा। अब इस प्रकार आपकी एक और एग्जांपल, सेकंड रैंक का आप देखेंगे 88 मार्क्स आ रहे हैं तो टोटल 10 कैंडिडेट है, सबसे नीचे तो 10 आएगा ही टोटल कैंडिडेट। अब इससे कम नंबर वाले कितने, तो आप कहेंगे 8 इससे कम नंबर वाले और इसके इक्वल ये 1 है तो 9। अब गुणा आप 100 करेंगे तो यहाँ पर 90 परसेंटाइल हो गया। इस प्रकार इसके भी मार्क्स कितने क्यों ना, रैंक सेकंड है तो सेकंड रैंक वाले का इसका भी 90 परसेंटाइल हो जाएगा। इस प्रकार सभी कैंडिडेट का परसेंटाइल आप देख रहे हो कि 10 का गैप निकल के आ रहा है। 10 का गैप कारण क्या है कि यहाँ पर कैंडिडेट है वो 10 नहीं होंगे, एग्जाम में कैंडिडेट लाखों होंगे तो गैप तो देखने को मिलेगा ही नहीं। हालांकि यहाँ पर 4 दशमलव तक रेलवे ने माना परसेंटाइल स्कोर विल बी कैलकुलेट अप टू 5 डेसिमल प्लेस, 5 डेसिमल प्लेस, क्योंकि जब नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा हो जाएंगे, मैं बोल रहा हूँ 99,000 कैंडिडेट भाग लिया है और किसी कैंडिडेट की रैंक निकल के 99,000 से उनसे नीचे वाले मान लेते 69,000 कैंडिडेट हैं, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये काफ़ी दशमलव में चला जाएगा, माइनर डिफरेंस देखने को मिलेगा। अभी तो एज ए एग्जाम्पल ले रहे हैं तो नंबर ऑफ कैंडिडेट कम है तो ये इतने परसेंटाइल का स्कोर मिल रहा है। बाकी आपको 99.999, 99.925 वो सारा रैंक के आधार पर परसेंटाइल स्कोर रहने वाला है। तो ईजी कितनी शिफ्ट क्यों ना आ जाए, टफ कितनी क्यों ना आ जाए, अब ये झंझट खत्म एक तरीके से। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा पिछले जो मार्क्स काफ़ी बड़े थे, नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स काफ़ी बड़े थे, अब की बार भी ऐसा होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि खेल यहाँ पर परसेंटाइल कर दिया। आप नीचे देखेंगे तो मैं आपको बताऊँ, परसेंटाइल स्कोर विल बी द नॉर्मलाइज्ड स्कोर। अब जो आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर पहले अलग फॉर्मूले से था, अब जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर होगा वो क्या होगा, वो आपका परसेंटाइल स्कोर को ही नॉर्मलाइज्ड स्कोर कहेंगे और इसके आधार पर ही पूरी मेरिट निकलने वाली है। तो परसेंटाइल आपका अकेले का थोड़ा ही बढ़ेगा, सभी का बढ़ने वाला, तो वो रैंक के आधार पर बढ़ेगा ऑटोमेटिकली। एक शिफ्ट में ज़्यादा कैंडिडेट की, एक शिफ्ट में किसी कैंडिडेट के 20 मार्क्स बढ़ गए और दूसरी शिफ्ट के 5 मार्क्स ही बढ़े हैं, ऐसा नहीं होगा। सेम रैंक वाले की सेम परसेंटाइल मिलने वाली है, तो ये झंझट खत्म है कि आपके मार्क्स काफ़ी बढ़ जाएंगे बिल्कुल। अब जो कैंडिडेट हैं रैंक अच्छी लेकर आएगा वो ही अच्छे परसेंटाइल स्कोर हासिल कर पाए। अब आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा कि इसमें तो ऐसा बहुत बार हो सकता है कि समान रैंक वाले की समान परसेंटाइल है, तो समान जब परसेंटाइल आ गया तो किसको रेलवे मेरिट लिस्ट में ऊपर रखेगा। यदि बहुत से कैंडिडेट हैं लास्ट में समान आ जाते हैं, फर्स्ट वाले को तो मिलने ही वाला है, लास्ट रैंक में समान परसेंटाइल मिल जाते हैं, जैसे कि 600 कैंडिडेट ही लेने थे और 600 रैंक पर ऐसे 5-6 कैंडिडेट हैं जो एक ही परसेंटाइल के हैं, मतलब समान अंक के परसेंटाइल स्कोर है। तो नॉर्मलाइज्ड परसेंटाइल स्कोर में मेरिट पोजीशन में यदि समान स्कोर ला लाता है, वो 2 से ज़्यादा कैंडिडेट हैं सेम नॉर्मलाइज्ड स्कोर लाते हैं, उस केस में एज क्राइटेरिया देखा जाएगा।
जिसकी डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा होगी, ओल्ड होगा, वो उसको मेरिट में ऊपर जगह दी जाएगी। यदि ओल्ड पर्सन के केस में डेट ऑफ बर्थ है वो दोनों कैंडिडेट की एक ही हो तो फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर उसका नाम देखा जाएगा, कौन सा पहले नाम का आता है कैंडिडेट। तो ये था मोटे मोटे तौर पर परसेंटाइल। अब आप कहेंगे इनमें तो तुक्के वाली कहीं बात ही नहीं। तो यदि आपको ये परसेंटाइल का मतलब समझ में आ गया है जो मैंने एग्जाम्पल बताया है, तो तुक्के वाला आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। अब तुक्के का यहाँ पर कोई जिक्र नहीं है, आप कितने गलत करते हो सवाल, वो नॉर्मलाइज्ड स्कोर में ऐसा कोई फॉर्मूले में एंट्री नहीं करनी है कि आपने 10 गलत किए हैं तो आपका परसेंटाइल में और मार्क्स कम हो जाएंगी, क्योंकि रो मार्क्स में ऑलरेडी एक तिहाई नेगेटिव मार्किंग होने के बाद रो मार्क्स मिलता है। अब ज़्यादा तुक्के लगाएंगे तो रैंक तो आपके नीचे जाने ही है। अब तुक्के लगाने पर नुकसान तो हर एग्जाम में होता है, वो तो रो स्कोर में नुकसान होता है। नॉर्मलाइज्ड स्कोर में परसेंटाइल मेथड है तो आप तुक्के लगाएंगे तो ऐसा कोई डबल नुकसान आपको नहीं होगा कि नॉर्मलाइजेशन में और मार्क्स आपकी तुक्के लगाने से कम हो रहे हैं। तो एक तिहाई नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा है तो तुक्के आपको सोच समझ कर लगाने होंगे। जब तुक्के की बात कर ही रहे हैं तो आपके दिमाग में मैं डाल दूं, पिछली जो 2018 की भर्ती आई थी उसमें 62,907 वैकेंसी थी और उसमें आपको पता है नॉर्मलाइजेशन में काफ़ी मार्क्स बढ़े थे। अब ये जो नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ गई उसके बावजूद जो कट ऑफ निकल के आई थी ना, वो सबसे अधिक थी ईस्टर्न रेलवे की, कोलकाता की, वो थी 80 मार्क्स। नॉर्मलाइज्ड स्कोर की ये कट ऑफ है। वैकेंसी अब की बार 2019 से उसमें कम थी, नॉर्मलाइज्ड स्कोर में काफ़ी ज़्यादा मार्क्स बढ़े, उसमें आपकी निकल के आई हैं जो कट ऑफ वो सबसे अधिक 80 थी। बाकी लगभग सभी जोन की कट ऑफ है 67, 70, 75, 73, तो 70 के आसपास वेरी कर रही थी। सबसे लोएस्ट आपको लगभग 62 बेंगलोर की देखने को मिली थी, अनरिजर्व की तो 67, 75 के आसपास आप एवरेज कट ऑफ कहेंगे। पिछली बार उसमें भी मार्क्स बढ़े थे और वैकेंसी कम थी। अब की बार वैकेंसी भी ज़्यादा है, 1 लाख के तकरीबन है और मार्क्स भी नहीं बढ़ने वाले हैं, परसेंटाइल स्कोर रहेगा। तो जो 100 क्वेश्चंस हैं उनमें से आपके 45 क्वेश्चंस तो जीके और साइंस के हैं, 25 साइंस 20 जीके, और 55 क्वेश्चंस से मैथ्स रीजनिंग के हैं। टाइम मैंने कहा 90 मिनट है। तो एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा किस प्रकार पेपर को टैकल करना है। यदि आपने प्रैक्टिस की है तो ज़रूर आप सवाल देख ही लेंगे, और जो प्रैक्टिस नहीं किए, मॉक टेस्ट नहीं लगाया है, तो एक बार थोड़ा लगा के जाओ, 2-3 मॉक टेस्ट तो अभी लगा ही लो। तो टेक्स्ट बुक से अभी आप जो डील चल रही है उससे आगे भी आपको फ़ायदा हो जाएगा, और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सीईटी वगैरह, उनके भी आपको मॉक टेस्ट वहाँ पर इसी पास में मिल जाएगा, क्योंकि ये सबसे सस्ती डील है। टीटीजी के कूपन कोड से डिस्काउंट भी ले लेना। तो आप अटेम्प्ट कितने करेंगे उसका एक अलग से एनालिसिस करके मैं वीडियो बनाऊंगा। बाकी रफली बात करें, आप तुक्के वगैरह लगाते भी हो तो यदि आप 70 सही कर पाते हो ना एक सेफ जोन में, अभी तो जोन वाइज आरआरसी वाइज कट ऑफ नहीं बता सकते हो, क्योंकि 70 यहाँ पर मेरे को सेफ लग रहा है। रैंक वाइज आपको डिसाइड करने वाले हैं, शिफ्ट वाइज कोई दिक्कत नहीं रहेगी, हार्ड आई या फिर टफ आई, आपकी रैंक क्या आई। तुक्के ज़्यादा मत लगाना, ऐसे नहीं पूरे 100 के 100 आप अटेम्प्ट ही कर रहे हो तुक्के, क्योंकि एक तिहाई नेगेटिव मार्किंग है। हो सकता है 10 से 15 सवाल में आप तुक्के लगा लो जिसमें आपको लगता है कि 2 ऑप्शन पर आप आ गए हो, 2 या 3 ऑप्शन पर, और उस सवाल में थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ ही जाए कि इसको तो देखा ही हुआ, इसको मैं करूँगा ही, उस केस में आप तुक्के लगा सकते हो। तो आपकी कोशिश होनी चाहिए 70 के आसपास सवाल तो बिल्कुल सही हो ही जाए नेगेटिव होने के बाद। तो आपको यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का पूरा पता चल गया है क्या फंडा है। नॉर्मलाइजेशन का डबल नेगेटिव मार्किंग होती है, उसके बाद यहाँ पर सवाल गलत होते हैं, उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सारा कुछ रैंक का खेल है, अच्छी रैंक आपको कहीं ना कहीं लेके आनी है। वीडियो लंबा हो रहा है तो इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। और जो कैंडिडेट मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं, जो इस डील का आज़ादी के अमृत महोत्सव पर इसका फ़ायदा उठा सकते हो, टीटीजी के कूपन कोड से डिस्काउंट लेते हुए। धन्यवाद।